चलिए जी, गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी साथियों को बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म एमडी क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो चलिए एक बार अपने इस पसंदीदा अपने इस प्यारे सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए। जरूरतमंद दोस्तों के साथ फटाफट शेयर करके आ जाइए और कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए। और आज के सेशन में आपको देखने को मिलेगा क्या भैया, 13 अक्टूबर को जो आपका सीबीटी 2 का पेपर हुआ था उसका सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट वाला हम आपको करा चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट वाला साथियों हम आपको करा चुके हैं। आज ये आपका क्या है भैया, ये आपका सेकंड शिफ्ट का है। ठीक है, 13 अक्टूबर को जो सेकंड शिफ्ट हुआ था। तो टोटल 50 क्वेश्चन करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस प्रकार से चीजें बदल रही हैं और आपको अपनी तैयारी को किस प्रकार से आगे लेकर चलना चाहिए। तो क्या सभी लोग तैयार हैं? एक सेशन में इसका करा चुका हूं जिसमें शिफ्ट 1 हुआ था, तो आज शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस को देखेंगे। और ये सेशन इसलिए कराया जा रहा है ताकि आप समझ पाए कि वास्तव में जो रेलवे का बदलता हुआ रूप है वो कैसा है और क्या ये वाकई में बहुत डरावना है या फिर आपको केयरफुल होने की जरूरत है, थोड़ी सी ज्यादा ध्यान देकर तैयारी करने की जरूरत है। ठीक है, तो जहां तक मैं एनालिसिस कर पाया कोई डरावना रूप नहीं है, बस ये है कि आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि इजी क्वेश्चंस, आसान प्रश्नों पर जो डिपेंडेंसी है उसको खत्म करना होगा और अपनी तैयारी को थोड़ा पहले से बेहतर बनाना होगा और किसी चीज को थोड़ा एक लेवल ऊपर उठकर पढ़ना पड़ेगा। आसान चीजें पढ़ने से काम नहीं चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन ऐसा है कि आप ये नहीं कह सकते कि हे प्रभु ये क्यों पूछा, ये तो आसान प्रश्न है। आसान प्रश्न का मतलब आपको तो पता ही है ना कि प्रधानमंत्री मोदी जी को अभी तक जो दुनिया के अलग अलग देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिले हैं या और अन्य सम्मान मिले हैं वो तो आपको याद ही होने चाहिए। और हमने कई बार ये लिस्ट आपको उपलब्ध कराई है कि भैया याद कर लो, याद कर लो। ठीक है, और आप में से बहुत सारे लोगों को याद रहा, तो जिनको याद रहा उनका क्वेश्चन हो गया। हालांकि यहां पर ऑप्शन बड़े खतरनाक दे दिए, जैसे यहाँ 3 यहाँ 4, ठीक है, मतलब सेम तरह के नाम दे दिए और 3 4 में कंफ्यूजन कर दिया, तो ये थोड़ा सा एक रहा। बाकी जो है एक्सपेक्टेड तो था कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। आप देखेंगे साथियों कि यहां पर मैं आपको पूरी लिस्ट उपलब्ध करा रहा हूं कि भैया किस देश का कौन सा सम्मान का नाम क्या है और वो किस वर्ष मिला है। ठीक है, प्रॉपर आप यहां देख सकते हैं। जैसे 2016 में सऊदी अरब का सम्मान मिला था, 2016 में ही अफगानिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला था, उसके नाम क्या थे, अलग अलग देशों का बकायदा लिखा हुआ है। फ्रांस, मिस्र, पपुआ न्यू गिनी, फिजी, बहरीन, मालदीव, रूस, इन सब देशों का भी मिल चुका है। और आप देखेंगे कि इधर भी और अन्य देशों के दे रखे हैं और इधर लेटेस्ट वाला भी दे रखा है मॉरिशस और घाना का, इधर श्रीलंका, साइप्रस। ठीक है, तो इन देशों का भी दे रखा है। और ये प्रॉपर जो है टोटल कितने पुरस्कार हैं जो आपको याद करने, टोटल 24 हैं जो आपको याद करने हैं। ठीक है, चलिए ये देखिएगा, कोशिश करिएगा कि याद रहे, मैक्सिमम जितना याद रहे संभव हो उतना, जितना आपसे उतना आप जरूर याद कर लीजिए। चलिए ये बताइएगा जरा। बिल्कुल भाई कह रहा है इनुविक बंदरगाह पश्चिमी आर्कटिक का प्रवेश द्वार है, यह बंदरगाह किस देश में है। देखिए बंदरगाहों पर तो मैं हमेशा से आपसे कहता रहा कि भाई देखो दुनिया के अलग अलग देशों में जो बंदरगाह चर्चा में आते हैं आप उन्हें याद करते चलिए। कई सारे हमने याद कराए भी थे, हालांकि जो हमने याद कराए थे उसमें से ये क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा एकदम अलग हट के क्वेश्चन पूछ लिया, लेकिन जिस तरह का दे रखा है क्वेश्चन आप थोड़ा सा अंदाजा तो लगा सकते थे कि रूस या कनाडा होना चाहिए, तो कनाडा फाइनली आंसर रहा। कई सारे लोगों ने इसमें गेस करके ही आंसर मारा है और ज्यादातर लोगों ने कनाडा या रूस ही आंसर लगाया होगा। खैर जिसने कनाडा आंसर लगाया उसका सही निकला। बाकी दुनिया के अलग अलग देशों को हमने बताया था, जैसे श्रीलंका का हम्बनटोटा है। ठीक है, जैसे नीदरलैंड का रॉटरडम है, काफी फेमस है। जैसे आप देखेंगे इधर ग्वादर है पाकिस्तान का, चाबहार है ईरान का। ठीक है, इधर हम्बनटोटा श्रीलंका का बताया था, चटगांव बांग्लादेश का। ठीक है, तो ऐसे बताया था। जैसे कैसल पोर्ट एक है ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, तो इस तरह से फेमस वाले बताए थे। पोर्ट स्वेज और पोर्ट सईद आप जानते हैं मिस्र का है। ठीक है, तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। चलिए ये बताइएगा जरा, सभी के आंसर आने चाहिए भैया। बिल्कुल बिल्कुल फटाफट बताइए। भारत 7 देशों के साथ अपनी स्थलीय सीमा साझा करता है, आप जानते हैं। और उन 7 देशों में भाई साहब कहीं से कहीं तक ताजिकिस्तान तो नहीं आता। ये बहुत आसान प्रश्न था, ठीक है ना। तो 7 देशों में ताजिकिस्तान नहीं आता और इसके लिए सिंपल वाली ट्रिक आपने बहुत बार पढ़ी है। कौन सी वाली? वही बचपन में MBA कि भाई भारत की सीमा सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ लगती है 4096 किलोमीटर और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ लगती है 120 किलोमीटर के आसपास। ठीक है ना।
चलिए, भारत के किस गवर्नर जनरल ने सहायक संधि शुरू की थी? तो सहायक संधि हमने आपको कई बार बताया हुआ है कि सहायक संधि जो है वेलेजली के द्वारा शुरू की गई थी, और इसके द्वारा सहायक संधि के माध्यम से जिन राज्यों का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ, उसके लिए हमने आसान ट्रिक भी बताई थी कि हम तो आपसे भी सीधे हैं। यही ट्रिक तो बताई थी कि हम तो आपसे भी सीधे हैं, यही ट्रिक बताई थी ना, हम तो आपसे भी सीधे हैं। क्या ट्रिक थी? कि हम तो आपसे भी सीधे हैं। क्लियर है? तो ये आपको याद करना था कि हम तो आपसे भी सीधे हैं। अब हा से क्या हो जाता है? हैदराबाद। सहायक संधि के अंतर्गत अंग्रेजों ने सबसे पहले हैदराबाद को शामिल किया। फिर भैया मा से क्या हो गया? मैसूर हो गया। फिर ता से क्या हो गया? तंजौर हो गया। फिर आ से क्या हो गया? अवध हो गया। फिर पा और सा मिलाकर क्या हो गया? पेशवा हो गया। क्या? पेशवा। भ से क्या हो गया? भोसले हो गया। क्या? भोसले हो गया। और सीधे से क्या हो गया भैया? सिंधिया हो गया। तो ये हो गया अंग्रेजों की सहायक संधि अपनाने वाले राज्यों का क्रम, सीक्वेंस हो गया। ठीक है ना, कि पहले ये फिर ये फिर ये। तो कई बार पूछा जाता है कि पहला राज्य कौन सा था जिसने सहायक संधि स्वीकार की थी? तो भैया हैदराबाद पहला राज्य था जिसने सहायक संधि स्वीकार करी थी। ठीक है, चलिए ये देखिए, वैसे वेलेजली से बहुत पहले सहायक संधि जैसी पॉलिसी को अपनाने का प्रयास फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के द्वारा किया जा चुका था। हालांकि वो असफल प्रयास था क्योंकि डुप्ले को जल्दी वापस बुला लिया गया था। ठीक है, चलिए ये बताइएगा। भाई कह रहा है यदि किसी आयु पिरामिड का आधार विस्तृत है और तीव्रता से ऊपर की ओर शुंडाकार होता जाता है तो यह क्या दर्शाता है? तो यह क्या दर्शाता है? ठीक है, तो जरा एक चीज ये भी है कि समझिएगा कि जो नागरिकता, ठीक है, नागरिकता एवं नगरीकरण वाला एक अलग पोर्शन होता है और पर्यावरण वाला जो एक अलग पोर्शन होता है, इनसे भी क्वेश्चन ठीक ठाक देखने को मिले हैं, चाहे आपने सीबीटी 2 दिया हो चाहे आपने सीबीटी 1 दिया हो। फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो प्रोग्रेसिव पॉपुलेशन इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोग्रेसिव पॉपुलेशन। ठीक है, अगस्त 2025 में निम्नलिखित में से किस संगठन ने वित्तीय क्षेत्र में एआई उपयोग के लिए, है ना, एआई से क्वेश्चन लगातार देखने को मिले हैं। जैसे फर्स्ट शिफ्ट में भी क्वेश्चन आया था, आपको बताया, कई सारी चीजें हमने पिछले सेशन में बताई थी कि एआई के जनक कौन है? जॉन मैकार्थी है। ठीक है, एआई भाई भारत में पहला, जैसे पहली एआई टीचर, पहला एआई स्कूल जैसे केरल में है ना, पहला एआई सिटी जो है आपका लखनऊ डेवलप किया जा रहा है, पहला एआई एंकर उड़ीसा में बनाई गई। तो ऐसे बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई थी, पहली फिल्म वगैरह भी। ठीक है, फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए, कह रहा है अगस्त 2025 में शोधकर्ताओं ने प्रदर्शित किया कि आनुवांशिक रूप से अभियंत्रित, है ना, आशेरिकिया कोलाई, ई कोलाई बैक्टीरिया, ई कोलाई बैक्टीरिया से तो पहले भी क्वेश्चन आए हैं, निम्नलिखित में से किसके रूप में कार्य कर सकते हैं जो सीधे इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ इंटरफेस करते हैं? ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में बहुत ही अच्छे लेवल का प्रश्न था। स्वसंचालित रासायनिक संवेदक अर्थात सेल्फ पावर्ड केमिकल सेंसर। ठीक है ना, ये देखिए बोरबरी के नियम आपने पढ़े होंगे, हाई स्कूल इंटर में भी आपने ठीक ठाक बोरबरी के नियम के बारे में पढ़ा होगा। कुछ इस प्रकार से बोरबरी का नियम का कंसेप्ट होता है और आपने पढ़ा है कि देखिए भाई क्या होता है, 2, 8, 18, 32, और इसमें भी ये होता है कि सबसे बाहरी कक्षा में ज्यादा से ज्यादा 8, ठीक है, इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो 2, 8, 18, 32 चलता है। क्या चलता है? 2, 8, 18, 32 चलता है। और आप देखिए बाकी सब में तो फॉलो हुआ, लेकिन क्या यहां पर 2, 8, 18 फॉलो हुआ? नहीं फॉलो हुआ। तो राइट आंसर यही है। तो ये प्रश्न आसान था, ठीक है ना। हाँ, किसी ने हाई स्कूल इंटर में भी इसको ठीक से पढ़ा होगा तो आप आराम से आपने इसको कर लिया। चलिए ये बताने का प्रयास करेंगे। कह रहा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के बाहर रहने वाले, बहुत बार यह अनुच्छेद आपको कराया हुआ है तो कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। आप जानते हैं कि अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता है। अनुच्छेद 13 कहता है कि मौलिक अधिकारों से असंगत कोई भी कानून बनेगा तो वो असंवैधानिक होगा। अनुच्छेद 11 कहता है कि नागरिकता के प्रावधानों में संशोधन किया जा सकता है, ठीक है ना, और संसद के द्वारा। फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? अनुच्छेद 8। ठीक है, तो अनुच्छेद 8 क्या कहता है? भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के संबंध में है। ठीक है, और अनुच्छेद 8 के आधार पर आप ये कह सकते हैं कि जिस समय देश आजाद हुआ था, हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि आर्टिकल 18 के अकॉर्डिंग आप ऐसे समझिए कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, जब भारत आजाद हुआ था उस समय कोई ऐसा व्यक्ति जो भारत के बाहर रह रहा था, कहीं कनाडा, अमेरिका, मेक्सिको, कहीं रह रहा था किसी अन्य देश में, और वो भारतीय मूल का था,
और भारत की नागरिकता लेने का इच्छुक था तो 1 साल के अंदर या तो भारत आकर रजिस्ट्रेशन करा ले या तो वहीं पर जो भारत का दूतावास था वहां रजिस्ट्रेशन करा ले, तो उसे अनुच्छेद 8 के तहत भारत की नागरिकता दी गई। नागरिकता संबंधी प्रश्न शिफ्ट 1 में भी दो पूछे गए थे, लंबे चौड़े वाले भी और नॉर्मल वाले भी, ठीक है ना। हाँ जी, तो इसको ध्यान रखिएगा। एक विद्यार्थी कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब हो गया चूना पत्थर। कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब क्या हो गया भाई? कैल्शियम कार्बोनेट आई थिंक, हाँ ये लिखते हैं ऐसे CaCO3, और आप जानते हैं इसको हम और क्या कहते हैं भैया? तो इसे हम कहते हैं चूना पत्थर। क्या कहते हैं भैया? चूना पत्थर, मतलब लाइम स्टोन कहेंगे आई थिंक, ठीक है ना। हाँ लाइम स्टोन कहेंगे। और CaCO3 जो कि कैल्शियम कार्बोनेट है, आप देखेंगे कि जैसे कई बार होता है, पूछा जाता है कि अंडे का छिलका, कई बार हमने आपको बताया भी है कि अंडे का छिलका किसका बना होता है भैया? तो इसी का बना होता है। जो मूंगा चट्टान होती है वो किसकी बनी होती है? मूंगा चट्टान भी इसी की बनी होती है। और मूंगा जो कि एक समुद्री जीव है, मूंगा जो कि एक समुद्री जीव है, ये कैल्शियम कार्बोनेट के बने खोल में ही रहता है, ठीक है। और आपको बताया था कि गांव गिराव में जो खेतों में कंकड़ पाए जाते हैं, कंकड़, ठीक है, वो कैल्शियम कार्बोनेट की ही ग्रंथियां होती हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये आप समझे होंगे। बाकी ये कहीं ना कहीं ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था। बुदबुदाहट देखी जाती है, और ये आपने भी देखा होगा, नहीं देखा है? अरे भाई गांव गिराव के क्षेत्रों में आप देखेंगे कि पहले क्या होता था, जब घर की रंगाई पुताई की जाती थी, तो आज तो खैर बहुत अच्छे अच्छे पेंट आने लगे हैं, फलाना ढिमकाना, नैरोलेक और ये वो दुनिया भर का, कि भैया वाटर प्रूफ है और बिल्कुल डस्ट नहीं जमेगी, फलाना ढिमकाना। तो वो तो खैर आज के जमाने में है ना। पहले के जमाने में क्या होता था, यही चूना ही लाते थे और मस्त उसको जो है ना, जिसमें भैंसिया खाती थी उसी वाले में डाल के और पानी डाल के उसको क्या करते थे, घोल देते थे, और वो बुदबुदाता था इसे, ठीक है। बुदबुदाहट देखी जा सकती थी। तो जिसने तब की बुदबुदाहट देखी है वो यहां पर सरसराहट में बढ़िया बेहतरीन आंसर लगा के आया होगा, क्यों, है ना। चलिए, कह रहा है संपूर्ण विश्व में कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए आप ये देखिए, क्या भैया, संपूर्ण विश्व में कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये किसका प्रोजेक्ट है? चाइना का प्रोजेक्ट है। और चाइना का यह प्रोजेक्ट अगर पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो गया, जैसे ही सक्सेसफुल हो गया, क्या हो गया? सक्सेसफुल सारे सक्सेसफुल, जैसे ये सक्सेसफुल हो गया वैसे ही वो दुनिया के, है ना, दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बनने से इसे फिर कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है? आपने अगर इतिहास पढ़ा हो तो इतिहास में आपने पढ़ा होगा एक रेशम मार्ग या सिल्क रूट जिसे कहते हैं। तो प्राचीन काल में एक सिल्क रूट होता था जिसे रेशम मार्ग कहते थे, जो चाइना से शुरू होकर यूरोप और अफ्रीका के कुछ क्षेत्रों तक जाता था, और कुछ टाइम तक इस पर कुषाण वंश के राजा कनिष्क का भी नियंत्रण था, ठीक है ना। हाँ, तो उसी सिल्क रूट को पुनर्जीवित कर रहा है चाइना, और साथ में उसका और एक्सटेंशन भी कर रहा है, विस्तार भी कर रहा है, और दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों को आपस में, है ना, रेल नेटवर्क, रोड नेटवर्क, ठीक है, या फिर समुद्री मार्ग और विभिन्न मार्गों से आपस में जोड़ने की इसकी योजना को ही कहा जा रहा है वन बेल्ट वन रोड। क्या? वन बेल्ट वन रोड, ठीक है। चलिए, कह रहा है 5 अगस्त 2025 को स्थल रुद्ध विकासशील देशों पर, है ना, स्थल रुद्ध देश का मतलब समझते हैं ना, मतलब लैंडलॉक कंट्रीज, ठीक है ना। तो अगर हम लैंडलॉक कंट्रीज की बात करते हैं तो सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री कौन सा है? सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री मतलब स्थल रुद्ध देश। तो सबसे बड़ा देश की अगर हम बात करते हैं तो इसमें खैर पहले नंबर पर कौन आता है भैया? पहले नंबर पर आता है कजाकिस्तान। कौन आता है? पहले नंबर पर आता है कजाकिस्तान, ठीक है। दूसरे नंबर पर कौन आता है? दूसरे नंबर पर आता है मंगोलिया, ठीक है ना। हाँ जी, मंगोलिया की स्थिति तो वो है कि जैसे ऊपर रूस की दुकान, नीचे चाइना का मकान, बीच में फंसा पड़ा है मंगोलिया की जान, है ना। है जी। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है भैया? तुर्कमेनिस्तान। क्या भैया? तुर्कमेनिस्तान में एक जगह है अवाजा, है ना, आवाज नहीं आती यहां पर, अवाजा, यहीं पर इसका आयोजन हुआ था 5 से 8 अगस्त 2025 को। तो यहीं से ये क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक है ना। चलिए, ये देखिए भाई, निम्नलिखित में से किसने कण्व वंश की स्थापना की थी? अब ये कण्व वंश मगध का है, याद करिए, मगध में जो विभिन्न वंश हुए उसी में से एक है, और बहुत बार आपको पढ़ा रखा है, बता रखा है, ठीक है। तो मगध के कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव था, और इस वंश का अंतिम शासक कौन था भैया? तो इस वंश का साथियों अंतिम शासक था सुशर्मा। कौन था अंतिम शासक? सुशर्मा, ठीक है ना। बाकी ठीक है। चलिए, पुष्यमित्र शुंग जो है भारत के इतिहास का पहला ब्राह्मण राजा था। भारत के इतिहास का पहला ब्राह्मण राजा, भारत के इतिहास का पहला ब्राह्मण राजा अगर आपसे पूछे तो आप ये बताएंगे, ठीक है। ये देखिएगा,
वही कह रहा है भारत में गरीबी उन्मूलन के उद्देश्य से बनाई गई जो नीति है क्या SGSY को का पूर्ण रूप क्या है? ये कब आई थी बताए? ये 1999 में अप्रैल 1999। कब भैया? अप्रैल 1999। अगर एक वर्ष बताना हो तो 1999 बताइएगा, नहीं तो आप 1999 सन 2000 भी बता सकते हैं। ठीक है, और राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे कौन? अटल बिहारी वाजपेयी उस समय देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। ठीक है, ये देखिए कह रहे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उग्रवादी चरण के प्रमुख नेता कौन थे? बहुत बार पढ़ा है आपने ये चीज। ठीक है, कि भाई स्वदेशी आत्मनिर्भरता और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रत्यक्ष कार्रवाई पर जोर दिया जाए, तो बिपिन चंद्र पाल, भाई लाल बाल पाल, और साथ में खैर लाल बाल पाल वाला एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं है तो आप इनको भी साथ में ले लिया गया। तो राइट आंसर ये हो गया आपका लाल बाल पाल, और साथ में ये अश्विनी कुमार दत्त भी याद रखेंगे। ये उग्रवादी विचारधारा के नेता थे। उग्रवादी विचारधारा के नेता का मतलब ये है कि इनकी आस्था अंग्रेजी शासन में नहीं थी। ठीक है, और ये अंग्रेजों से है ना प्रार्थना और याचना की राजनीति करने में भी विश्वास नहीं रखते थे। और आप जानते हैं कि नरम और गरम दल का विभाजन भी हुआ था। सूरत अधिवेशन 1907 वाला, हालांकि आगे जाकर 1916 में लखनऊ अधिवेशन में दोनों के बीच पैचअप हुआ। न्यूट्रॉन तो आप जानते ही हैं भाई। देखो ऐसा है, सीधी सी बात है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, ये क्या होता है? नेगेटिव, है ना भाई, ऋणावेशित होता है। और जो प्रोटॉन होता है वो क्या होता है? धनावेशित होता है। अब जो न्यूट्रॉन होता है वो क्या होता है भैया? न्यूट्रॉन जो होता है ये न्यूट्रल होता है। एन न्यूट्रल, इसको आप ऐसे याद करेंगे, एन फॉर न्यूट्रॉन, एन फॉर न्यूट्रल, एन फॉर न्यूट्रॉन और एन फॉर न्यूट्रल, तो ये न्यूट्रल होता है। चलिए, कौन सा एचटीटीपी? एचटीटीपी का फुल फॉर्म कई बार पूछा जाता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बहुत बार पूछा गया है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, है ना। कह रहा है स्टेटस कोड यह इंगित करता है कि रिक्वेस्टेड वेब पेज को अस्थायी रूप से नई लोकेशन पर मूव कर दिया गया है। ठीक है ना। हाँ, मतलब यह है कि अगर आप कोई जैसे वेबसाइट सर्च करते हैं और ये लिखकर आए, ये अगर लिखकर आ रहा है, ठीक है, 301 स्टेटस कोड 301 लिखकर आ रहा है, तो आप ये समझ जाइए कि ये जो पेज आप खोज रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, उसे नई लोकेशन पर मूव कर दिया गया है। ठीक है ना। ये वही वाला हाल है, जैसे मान लीजिए कहीं पर किसी की दुकान खुली है और उसने वहां से दूसरी जगह शिफ्ट कर दी, तो वहां एक बोर्ड लगा देता है कि दिस, है ना, शॉप हैज बीन मूव्ड फ्रॉम देयर टू देयर। ठीक है ना, हियर टू देयर। ठीक है, तो वैसे ही है। हालांकि यहां ऐसा नहीं लिखा रहता कि कहां मूव हो गई। ठीक है, यहां बस 301 आ जाता है, तो आप समझ जाइए कि मूव हो गई। ठीक है, खैर कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथी पक्ष, बहुत बार आपने ये चीज पढ़ी है और आप जानते हैं, अभी थोड़ी देर पहले बात ही हो रही थी कि भाई सूरत अधिवेशन में ऐसी चीज हुई थी, तो पहले कलकत्ता वाला माहौल गरमाया और फिर बाकी का जो बचा खुचा था वो, ठीक है, क्या हुआ भैया, सूरत में जाकर बवाल हो गया। ठीक है ना। हाँ, तो रास बिहारी घोष ने कांग्रेस की किन 2 अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी? एक मिनट। ठीक है, रास बिहारी घोष ने, ठीक है, कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथी पक्ष के प्रति झुकाव रखने वाले नेता रास बिहारी घोष ने कांग्रेस के किन 2 अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी? तो 1906 वाला तो दादा भाई नेहरूजी ने अध्यक्षता की थी, ये बात क्लियर है, आप जानते हैं। ठीक है, ये किसने अध्यक्षता की थी भैया? दादा भाई नेहरूजी ने अध्यक्षता की थी। अच्छा, 1907 यहां है, लेकिन ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, और बाकी में कहीं पर 1907 है नहीं, तो यहीं पर है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ये होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये वाला क्वेश्चन आप इस आधार पर कर लिए होंगे कि 1907 में तो हमने पढ़ा है रास बिहारी घोष ने अध्यक्षता की थी, और ये वही अधिवेशन है जिसमें सूरज फूट हुई थी, नरम गरम दल अलग हो गए थे। लेकिन 1906 में तो दादा भाई नेहरूजी थे, तो ये वाला आंसर नहीं हो सकता, और ये वाला तो वैसे भी नहीं हो सकता, तो फिर ए ही लगाओ। ठीक है ना। तो इस तरह से भी आप इस क्वेश्चन को, इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। इसको क्या कहते हैं? एलिमिनेशन मेथड। चलिए ये बताइए, एलिमिनेशन मेथड आपको हर एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन का फायदा करा ही देता है। चलिए, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के एनिमल डिस्कवरीज न्यू स्पेसीज एंड न्यू रिकॉर्ड्स 2023 के अनुसार किस प्रजाति को भारत में सबसे बड़ी मौजूदा गो जाति के रूप में जाना जाता है? सबसे बड़ी मौजूदा गो जाति के रूप में किसे जाना जाता है? गौर को। ठीक है ना। हाँ, तो थोड़ा अलग लेवल की रिपोर्ट थी, जो करंट अफेयर्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ने की क्षमता रखते हैं, उनसे ये क्वेश्चन हुआ होगा। ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग आप जानते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को हिंदी में कहते हैं वैश्विक उष्मन या वैश्विक तापन। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं हिंदी में वैश्विक तापन। ठीक है ना। के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार गैस कौन सी है? के लिए
सर्वाधिक जिम्मेदार गैस कौन सी है भैया? तो के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार गैस की अगर आप बात करेंगे तो इसमें भैया पहले नंबर पर आता है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे नंबर पर आता है मीथेन। ठीक है ना, ये भी खैर याद रखिएगा, पूछा जाता है, कई बार खैर बताया भी है। कह रहा है आईपीसीसी, ठीक है, इसका फुल फॉर्म कई बार पूछा जाता है, तो यहां लिखा है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज जो कि 1988 में स्थापित हुआ था और इसका हेड ऑफिस कहां पर स्थित है? इसका हेड ऑफिस भैया जेनेवा में स्थित है। कहां पर स्थित है हेड ऑफिस? जेनेवा में स्थित है। 1988 में सेबी की भी नींव पड़ी थी। तो फिलहाल इस प्रश्न का फिर राइट आंसर क्या होगा कि किन दो संस्थाओं ने, ठीक है ना, किन दो संगठनों द्वारा मिलकर इसकी स्थापना की गई थी? दरअसल में ये यहां पर पूछ रहा है। तो जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन है WMO, ठीक है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO जो है स्थापित हुआ था 1950 में और ये जेनेवा में स्थित है। 1950 में स्थापित हुआ। कहां पर स्थित है? ये जेनेवा में स्थित है। और ये जो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम है ये 5 जून 1972 को स्थापना इसकी हुई थी और ये आप जानते हैं कि नैरोबी में इसका हेड ऑफिस है। कहां पर इसका हेड ऑफिस है? नैरोबी, केन्या की राजधानी नैरोबी में इसका हेड ऑफिस है। ठीक है ना, तो इन्हीं दोनों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। किसकी? आईपीसीसी की, दैट इज इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है ना, चलिए आंसर करते रहिए, आंसर करते रहिए भैया। और बिल्कुल जो लोग सेशन को लाइक करना भूल गए हो, आंसर करने के साथ साथ लाइक भी कर दीजिए। ये बताइए, ये तो बिल्कुल याद होना चाहिए। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में 1856 के सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम, है ना, सिपाहियों से क्या अपेक्षा की गई थी? ये जो सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम आया था इसके बारे में आपको पेड क्लास में बता रखा है कि भैया सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम भी 1857 की क्रांति के लिए जिम्मेदार था। क्यों जिम्मेदार था भाई? इसलिए जिम्मेदार था कि इसमें यह अपेक्षा की गई सिपाहियों से कि कुछ सिपाहियों के धार्मिक विश्वासों का उल्लंघन करते हुए अनिवार्य विदेशी सेवा, मतलब समझ रहे हैं, मतलब ये जो 1856 का सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम है इसमें यह प्रावधान था कि जरूरत पड़ने पर जो भारतीय सैनिक हैं, जो ब्रिटिश भारतीय सैनिक हैं, उन्हें कहीं भी भेजा जा सकता है। कहने का मतलब भारतीय लोग जो ब्रिटिश सेना में भर्ती हो रहे थे उन्हें ब्रिटिश भारतीय सैनिक ही कहा जाएगा। तो वो समुद्र की यात्रा करके अफ्रीका में जाकर, म्यांमार में जाकर, सिंगापुर में जाकर लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन इस कानून के तहत यह अनिवार्य हो गया कि अगर ब्रिटिश सरकार चाहेगी तो आपको सिंगापुर, म्यांमार, इंडोनेशिया जहां मन करेगी वहां भेजेगी और आपको जाकर अपने हिसाब से, मतलब अंग्रेजों के हिसाब से लड़ना पड़ेगा। ठीक है ना। और भारतीय लोगों में क्या मान्यता थी? भारतीय लोगों में यह मान्यता थी कि विदेश यात्रा जो है धर्म के खिलाफ है। ठीक है, अब विदेश यात्रा धर्म के खिलाफ है या फिर समझिए डेंजरस है, जो भी समझ लीजिए, लेकिन ये था। तो इसलिए सिपाहियों में कहीं ना कहीं, ठीक है भाई, अंग्रेजों के प्रति गुस्सा भी आया कि भाई ये सब चीजें क्या है, ऐसा तो ठीक बात नहीं है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु वर्गीकरण प्रणाली सबसे अधिक उपयोग की जाती है? ये तो आपने पढ़ा होगा, कई बार आपने उत्तर प्रदेश, बिहार या अन्य राज्यों को पढ़ते समय पढ़ा है कि कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार क्या जलवायु है। जैसे आप पढ़ते हैं बिहार में CWG, ठीक है, बिहार और यूपी इधर के आसपास के क्षेत्रों की जो जलवायु है वो CWG है कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार। बाकी आप यहां देख सकते हैं एकदम पूर्वोत्तर की DFC है, ठीक है ना, इधर की AW है और अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग कोपेन के जलवायु के अनुसार है। ये इनका अपना एक कोड है जिसके अनुसार इन्होंने वर्गीकरण करा है कि हाँ किस क्षेत्र में कौन सी जलवायु हो सकती है। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक बिंब को लेंस के सामने इस प्रकार रखा जाता है कि वह बिंब की दिशा में लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है भाई, ये एक तरह का न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, तो ये आपको अभिषेक सर ही करा सकते हैं, साइंस वही पढ़ाते हैं, तो बढ़िया बेहतरीन करा सकते हैं आपको। फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर मैं आपको दे रहा हूं कि राइट आंसर इसका क्या है भैया? आवर्धन इज इक्वल टू 0.5। ठीक है ना, हाँ जी, चलिए ये देखिएगा। कह रहा किस सम्राट के शासनकाल के दौरान जयपुर का हवा महल, तो नॉर्मल बात है, आप जानते हैं जयपुर का हवा महल किसके समय में बना था भैया? सवाई प्रताप सिंह के समय में जयपुर का हवा महल बना था। ठीक है ना, ये देखिए, भारत में प्रवेश करने से पहले शक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से आए थे? देखिए, प्राचीन काल में विदेशी आक्रमण हमने आपको कई बार बताया, ठीक है, और अगर आप याद करिए कि प्राचीन काल में विदेशी आक्रमण को हमने जब भी बताया तो बहुत विस्तार पूर्वक बताया। विस्तार पूर्वक बताने का मतलब यह है कि हमने उसको सीक्वेंस से बताया और ऐसे बताया कि जैसे हमने कहा कि देखो, प्राचीन काल में पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों का हुआ था, ईरानियों के बाद किसका हुआ था? यूनानियों का हुआ था, यूनानियों के बाद किसका हुआ था? इसके बाद हुआ था शकों का हुआ था, इसके शकों का क्या,
इंडो ग्रीक का हुआ था। किसका भैया? इंडो ग्रीक का हुआ था। किसका? इंडो ग्रीक। और इंडो ग्रीक के बाद ठीक है किसका हुआ था? शकों का हुआ था। और उसके बाद किसका हुआ था? उसके बाद हुआ था पहलों का, ठीक है ना, पहलो, ठीक है ना, पहलों का हुआ था। उसके बाद किसका हुआ था? कुषाणों का हुआ था। और उसके बाद किसका हुआ था? उसके बाद हूणों का हुआ था। तो मतलब प्राचीन काल में जो विदेशी आक्रमण था उसका क्रम ये था, हमने आपको बताया था। ठीक है, अब इसमें ईरानी ईरान के थे, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, ईरानी ईरान के थे। यूनानी यूनान के थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यूनानी जो है यूनान के थे, मतलब ग्रीस के थे सीधे सीधे। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इंडो ग्रीक क्या है? तो ये मिक्स प्रजातियां थी। ठीक है, ये ग्रीस और इंडियंस की मिक्स प्रजातियां थी। ठीक है, बाकी ये हमने बताया था कि ये सब के सब जो थे ये कहां से आए थे? ये सब के सब मध्य एशिया से थे। ये सब के सब कहां से थे? मध्य एशिया से थे। चाहे शक हो, पहलो हो, कुषाण हो, हूण हो, ये सब के सब कहां से थे? मध्य एशिया से थे। बहुत बार क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दिमाग में क्लियर रखना है। अनुच्छेद क्या कह रहा है? आर्टिकल 51A का बी किस बात पर बल देता है? वैसे तो आप केवल आर्टिकल 51 पढ़ते हैं, लेकिन इस बार CBT 2 में 51 के जो क्लॉजेज हैं उससे भी क्वेश्चन पूछ लिया गया। ठीक है, तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर था कि स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखना और उनका पालन करना। तो ये जो है आपका आ जाता है क्या? ये मौलिक कर्तव्य में आ जाता है। ठीक है, किस में आ जाता है? ये मौलिक कर्तव्य में आता है। और रही बात मौलिक कर्तव्यों की, तो खैर हमने बहुत बार आपको कहा कि भैया देखो 11 मौलिक कर्तव्य है, सब याद कर लो। ठीक है, बहुत बार कहा कि 11 मौलिक कर्तव्य हैं, सब याद कर लीजिए और सीक्वेंस से याद कर लीजिए। ठीक है ना, तो अब आप समझ गए कि मौलिक कर्तव्यों को 11 के 11 को याद करना पड़ेगा क्रम से कि 51A के अंतर्गत पहला क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है। मतलब यही तो है कि जीके जीएस का सामान्य लेवल से अब थोड़ा सा एक लेवल अप करके आपको पढ़ना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय भारत में छोटे धन संबंधी हिस्सेदारी के सिविल मामलों के समाधान से संबंधित है? तो जो मुंसिफ न्यायालय होता है, कोर्ट ऑफ मुंसिफ। ठीक है ना, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यथार्थ रूप से वर्णन करता है कि आस्की, ठीक है ना, या आस्काई कह सकते हैं, यूनिकोड के साथ बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी कैसे सुनिश्चित करता है? कैसे सुनिश्चित करता है? तो ये हो जाएगा आपका यूनिकोड के पहले क्या भैया, है ना, ये हो जाएगा आपका क्या कि यूनिकोड के पहले 128 कोड पॉइंट आस्काई मानों से बिल्कुल मेल खाते हैं। तो कंप्यूटर इस लेवल का आपको पढ़ना पड़ेगा। रिया मैम भी आपको लेवल जो है बढ़ाकर इस तरह का देंगी, जो क्लासेस हैं और जो भी प्रैक्टिस है, तो आप उस लेवल के कर पाएंगी चीजें, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलिए, मतलब यह है कि इस तरह के क्वेश्चन ये एहसास दिलाते हैं कि सामान्य एकदम जनरल टाइप के ही कंप्यूटर पढ़ने से भी काम नहीं चलेगा, अच्छे लेवल के पढ़ने पड़ेंगे। नीति आयोग आप जानते ही हैं, ठीक है, 1 जनवरी 2015 को एक थिंक टैंक के रूप में योजना आयोग को स्थापित मतलब हटाकर लाया गया था। तो नीति आयोग की वार्षिक रिपोर्ट 2014-15 में प्रकाशित, ठीक है, 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार। अच्छा, कुछ ज्यादा नहीं पुराना पूछ लिया। 2014-15 में प्रकाशित, 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत सर्वाधिक है? मतलब ये क्वेश्चन तो बिना सिर पैर के समझ में आ रहा है फिर, है ना, ये क्वेश्चन तो बिना सिर पैर वाला हुआ कि भाई 2014-15 के प्रकाशित आंकड़े पूछोगे, पागल है क्या? ठीक है, मतलब क्वेश्चन नहीं उठा तो कहीं से उठा, है ना, कहीं से नहीं मिला तो कोई भी उठा डाल दिया। ठीक है, खैर, पक्षियों और स्तनधारियों जैसे उच्च ऊर्जा आवश्यकता वाले जंतुओं का जो हृदय होता है वो कैसा होता है? तो खैर ये तो आसान प्रश्न है, आपने पढ़ा है कि किसका हृदय कितने कक्षीय होता है। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कितने चैम्बर होते हैं ये आपने नॉर्मली पढ़ा है। फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है भैया? 4 कक्षीय हृदय, मतलब 4 चैम्बर्ड हार्ट। ठीक है ना, चलिए। जुलाई 2025 में भारतीय सेना ने निम्नलिखित में से किस राज्य में दिव्य दृष्टि नामक उच्च तुंगता प्रौद्योगिकी प्रदर्शन अभ्यास किया? ठीक है, तो इस तरह के, भाई ये भी आसान प्रश्न है, इस तरह की चीजें तो आप पढ़ते ही हैं कि कहां पर कौन सा अभ्यास हमारी सेना कर रही है और किस तरह से चीजों को लेकर चल रही है। तो फिलहाल सिक्किम में किया गया दिव्य दृष्टि नामक अभ्यास। ठीक है, कुंभ मेले की बात करें, अब भाई कुंभ मेला 4 जगहों पर लगता है, ये सबको पता है, और उन्हीं 4 जगहों से क्वेश्चन यहां पर पूछ रखा है, तो कोई बड़ी चीज नहीं है, आप जानते हैं। बहुत आसान प्रश्न है कि उज्जैन जो है ये कौन सी नदी के तट पर है? ये क्षिप्रा नदी के तट पर है, ना कि नर्मदा नदी के तट पर। बहुत बार आपको पढ़ाया है कि देखो भैया, जो कुंभ मेला लगता है वो कभी शंकराचार्य जी ने शुरू किया, या यूं कह सकते हैं कि हर्षवर्धन ने शुरू किया, और देश के 4 अलग अलग जगहों पर लगता है। इस प्रश्न को देखिए, तो 8 kg द्रव्यमान की एक वस्तु भूमि से, अब ये न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो ये आपको अभिषेक सर, है ना, बढ़िया न्यूमेरिकल इस तरह की चीजें कराते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए भैया?
560 जूल। मैं साइंस नहीं कराता हूं तो मेरा थोड़ा सा इसमें हाथ तंग है। चलिए, निम्नलिखित में से किस तारीख को राज्यसभा का पहला सत्र आयोजित किया गया था? ये हमने बहुत बार कराया है आपको। हमने बहुत बार बताया कि भाई राज्यसभा की पहली बैठक, लोकसभा की पहली बैठक या संसद की पहली बैठक, इस तरह के क्वेश्चन पूछे 13 मई 1952 बताइए। और अगर आपसे कहता है कि पहला संसदीय चुनाव या पहला आम चुनाव या पहला लोकसभा चुनाव, ये की बात तो हुई है ना। तो पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ था? तो 1951 में शुरू हुआ था पहला लोकसभा चुनाव और 1952 में संपन्न हुआ था। ठीक है, तो 13 मई 1952 को पहली बैठक का आयोजन किया गया था। ठीक है, हाँ जी। ये देखिए, कह रहा HR गोखले के अनुसार संविधान में, है ना, मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का एक कारण क्या था? मौलिक कर्तव्य आप जानते, देखिए दुनिया के केवल 2 ही ऐसे देश हैं जहां पर मौलिक कर्तव्य है, एक भारत, दूसरा रूस। जी हाँ, कई लोगों को शायद आज पहली बार पता चल रहा होगा, दुनिया के केवल 2 ही ऐसे देश हैं जहां पर मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, तो शामिल करने का एक कारण क्या था? तो शामिल करने का जो मूल कारण था वो ये था कि कर्तव्यों के साथ अधिकारों को संतुलित करके लोकतंत्र को मजबूत करना। जैसे एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको किसी मामले में, आप अगर किसी मामले में कहते हैं कि मुझे मेरा अधिकार चाहिए, आप अगर किसी मामले में कहते हैं कि मुझे मेरा अधिकार चाहिए, तो आपको अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी करना पड़ेगा। भाई अगर आप माँ बाप की संपत्ति में हिस्सा चाहते हैं तो माँ बाप के प्रति आपके जो कर्तव्य हैं उनका निर्वहन भी आपको करना पड़ेगा। इसी बेस पर तो कोर्ट ने आदेश दिया कि भाई अगर आप, ठीक है, माँ बाप की सेवा नहीं कर रहे हैं तो माँ बाप आपको अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल करते हैं कि तू निकल भाई। ठीक है, चलिए, कह रहा निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वच्छ वायु योजना शुरू की? निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वच्छ वायु योजना शुरू की, जो वैज्ञानिक विश्लेषण और वायु संभर आधारित दृष्टिकोण पर निर्भर भारत की पहली राज्य स्तरीय स्वच्छ वायु रणनीति है? क्या बात है, उत्तर प्रदेश भाई साहब, है ना, डबल इंजन वाली सरकार, है ना। चलिए, बहुत सारे मामले में उत्तर प्रदेश प्रथम है, जैसे सबसे ज्यादा गरीबी, सबसे ज्यादा, है ना, सबसे ज्यादा गरीबी, बिल्कुल। और हाँ, सबसे ज्यादा गरीबी भी यूपी में है, और सबसे ज्यादा गरीबी किस मामले में? गरीबों की आबादी की बात कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा गरीबी आबादी को, है ना, गरीबी रेखा से बाहर निकालने के मामले में भी नंबर 1 पर है। बाकी कई चीजों में है कि जैसे आप गेहूं उत्पादन में देख लीजिए, आम उत्पादन में, आलू उत्पादन में, गन्ना उत्पादन में, चीनी उत्पादन में, एथेनॉल उत्पादन में, ठीक है, एक्सप्रेसवे की लंबाई और संख्या में, ठीक है, रेलवे नेटवर्क में नंबर 1 है, ठीक है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में, ओवरऑल एयरपोर्ट्स में, ठीक है, तो इन सब में नंबर 1 है। ठीक है, खैर, जुलाई 2025 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, इग्नू तो आप जानते ही हैं, तो इग्नू की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी, है ना। हाँ, जैसे एक ये भी याद रखिएगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली, है ना, महिला कुलपति कौन बताएगा? पहली महिला कुलपति कौन थी? तो अभी ये पिछले साल ही बनी है, ठीक है ना, पहली महिला कुलपति, तो इनका नाम है नईमा खातून। क्या नाम है इनका? नईमा खातून। और इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है भैया? इस प्रश्न का साथियों राइट आंसर है क्या? प्रोफेसर उमा कंजीलाल, है ना, प्रोफेसर उमा कंजीलाल। तो बढ़िया प्रश्न है, याद तो करना ही चाहिए। ठीक है ना। हरित क्रांति के प्रथम चरण के, है ना, हरित क्रांति के प्रथम चरण के दौरान स्थापित कौन सा सांविधिक निकाय, है ना, हरित क्रांति का प्रथम चरण आप जानते हैं, हरित क्रांति शुरू कब हुई थी भाई? 1966 में हरित क्रांति शुरू हुई थी। हालांकि इस दौरान, है ना, 1966 में हरित क्रांति शुरू हुई और भारतीय खाद्य निगम मतलब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको आप FCI कहते हैं, इसकी स्थापना 1965 में हुई थी और इसका हेड ऑफिस नई दिल्ली में है, पता है? जी हाँ, है ना। अब इसका काम क्या है भाई? सरकार खाद्यान्नों की खरीद करती है। सरकार खाद्यान्नों की, मतलब जो अनाज है वो किसानों से खरीदती है MSP पे, और उसका भंडारण करती है, और विभिन्न जो राशन की दुकानें हैं, सरकारी राशन की दुकानें, वहां पर बेचती है ना, तो FCI के माध्यम से ही वो भंडारण वगैरह होता है और उसे अलग अलग जगहों पर पहुंचाया जाता है। फिर ये तो खैर बहुत आसान है। विश्व बाघ दिवस आप जानते हैं कि 29 जुलाई को मनाया जाता है, और इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 29 जुलाई के दिन ही 2010 में, बहुत बार आपको पढ़ा है, ठीक है ना, हाँ, और ये भी बहुत बार पढ़ा है, ठीक है। तो 29 जुलाई 2010 को क्या हुआ था भैया? सेंट पीटर्सबर्ग समझौता हुआ था। और सेंट पीटर्सबर्ग समझौता क्या हुआ था? तो सेंट पीटर्सबर्ग समझौता ये था कि भैया 2022 तक जो बाघ हैं, जो टाइगर्स हैं, उनकी संख्या को, उनकी आबादी को क्या किया जाएगा? डबल किया जाएगा, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति सिद्धांत, अब ये बहुत बार कराया है, हमने कई बार कराया, खैर लोगों ने विश्वास नहीं किया कि भाई ये आ सकता है, और बहुत बार हमने कराया और हर बार यही कहा कि देखो भैया,
एक चीज याद रखना कि ग्रामोदय से भारत उदय का सिद्धांत गांधी जी ने दिया था, और हमने कहा था कि यह वाला क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी में। ग्रामोदय से भारत उदय का सिद्धांत, भारत उदय, ग्रामोदय से भारत उदय का सिद्धांत गांधी जी ने दिया, और इसी सिद्धांत, है ना, हाँ, ग्रामोदय से भारत उदय का सिद्धांत गांधी जी ने दिया। इसका मतलब है कि गांव के विकास से ही भारत का विकास होगा, और गांव का विकास कैसे होगा? जाहिर सी बात है, पंचायतों के गठन से, ठीक है, तो ग्राम पंचायत का गठन करना, समझ रहे हैं ना। और आप जानते हैं कि गांधी जी की इसी सिद्धांत को लागू करने के लिए पहले तो जब सरकार, मतलब सरकार में थे नेहरू जी, तो 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम लेकर आए, लेकिन सामुदायिक विकास कार्यक्रम सफल नहीं रहा जब, तो फिर ठीक है वो पंचवर्षीय ये पंचायती राज लेकर आए बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस जे, ठीक है, कंट्रोल प्लस जे का उपयोग करने का क्या प्रभाव है, और यह कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे से कैसे अलग है? मतलब बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब क्वेश्चन वही शॉर्टकट की वाला ही है, लेकिन क्वेश्चन ने उलझा दिया, ठीक है। मतलब यह है कि शॉर्टकट कीज भी आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा डिटेल में, कि एकदम वैसे नहीं कि कंट्रोल पी, कंट्रोल वी, कंट्रोल सी, कंट्रोल आई, कंट्रोल ए, कंट्रोल जेड, कंट्रोल वाई, ये तो बहुत नॉर्मल से शॉर्टकट कीज है, लगभग सबको पता होता है, थोड़ा सा एक लेवल आगे बढ़िए। विद्युत मंत्रालय के अनुसार भारत में, हालांकि नॉर्मल वाले भी पढ़िए, ऐसा थोड़ा नहीं कि नॉर्मल वाले क्वेश्चन नहीं आते, जैसे अभी टाइगर दिवस से क्वेश्चन आया, बाघ दिवस, तो आप बताइए, वो तो नॉर्मल ही है, ठीक है। तो नॉर्मल भी पढ़ना है, मॉडरेट भी पढ़ना है, टफ भी पढ़ना है, सब पढ़ना है, ठीक है। कौन से लेवल का क्वेश्चन कहां आ जाएगा कोई नहीं जानता। फिलहाल तो ये वाला भी बहुत बार आपको कराया है, हमने बहुत बार कराया कि देखो, जब भी आपसे कहे कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत, जैसे ही आपसे कहे ऊर्जा का मुख्य स्रोत, आप पहले नंबर पर क्या रखेंगे? ताप, है ना, ताप ऊर्जा संयंत्र रखेंगे। क्या लिखेंगे पहले नंबर पर? क्या रखेंगे? तापीय ऊर्जा संयंत्र, ठीक है, तापीय ऊर्जा संयंत्र। और हमने कहा था कि इसको इंग्लिश में लिखना होगा, तो क्या लिखेंगे आप इसे इंग्लिश में लिखेंगे थर्मल पावर प्रोजेक्ट। क्या लिखेंगे? थर्मल पावर प्रोजेक्ट आप लिखेंगे। और यह भी हमने कहा था कि देखो भाई, तापीय ऊर्जा संयंत्र या थर्मल पावर प्रोजेक्ट के अंतर्गत भी तीन चीजें आती हैं। क्या आता है? एक होता है कोयला आधारित संयंत्र, ठीक है, एक आता है तेल आधारित संयंत्र, और एक आता है क्या आपका? गैस आधारित संयंत्र, ठीक है ना। हाँ जी, और अगर आप देखेंगे तो इन तीनों में भी कोयला टॉप पर है। तो या तो जब भी कहे इस तरह का क्वेश्चन, तो या तो आपका आंसर होगा तापीय ऊर्जा संयंत्र, या तो होगा थर्मल पावर प्रोजेक्ट, या कोयला आधारित संयंत्र। फिर दूसरे नंबर पर विद्युत ऊर्जा, और उसके बाद परमाणु ऊर्जा, और फिर कोई और ऊर्जा आती है, ठीक है। चलिए, भारत को बहुत बार पढ़ा है आपने भाई, ठीक है, बहुत बार ये आपको पढ़ा रखा है कि भारत को कुल 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। तो 15, देयर आर 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन इन इंडिया, देयर आर 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन इन इंडिया। किसी जनसंख्या में आनुवांशिक विविधता का मुख्य लाभ यह है कि यह बढ़ती है ना, हाँ, यह बढ़ती है, ठीक है। तो बताइएगा क्या होना चाहिए इसका आंसर? उत्तरजीविता, ठीक है ना, क्या भैया? सर्वाइवल, ठीक है, क्या? सर्वाइवल, सिंपल है। अगस्त 2025 में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हैदराबाद में किस केंद्र, हैदराबाद में बहुत सारी चीजें हैं, आपको हैदराबाद में बहुत सारी चीजें बता रखी हैं, ठीक है। जैसे देखिए, अभी पिछले साल क्या, अभी मुश्किल से एक साल के अंदर अंदर की बात है कि यहां पर पहला वन विश्वविद्यालय आया, ठीक है, पहला वन विश्वविद्यालय मतलब पहला फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी, ठीक है। और इसके अलावा हैदराबाद में आप देखेंगे तो देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बेगमपेट एयरपोर्ट है, यहीं पर स्काई रूट एरोस्पेस का हेड ऑफिस है, मूसी नदी के किनारे है, भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान का हेड ऑफिस यहां पर है, पहला गोल्ड एटीएम यहां स्थापित हुआ था। तो कई सारी चीजें हैं। फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर है क्या? भारत का पहला अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायो बैंक और प्रयोगशाला, ये आपने करंट अफेयर में पढ़ा है, ठीक है ना। चलिए, ये बताइए, स्लाइड शो किसमें होता है? पावर पॉइंट में, एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो वगैरह की चीजें होती है कि एक नई फाइल बनाए बिना एमएस पावर पॉइंट 2019 प्रेजेंटेशन के दौरान केवल स्लाइड का एक विशिष्ट सेट ही चलाया जाए, ठीक है ना। तो क्या होना चाहिए इसका? तो इसका होना चाहिए कस्टम स्लाइड शो। क्या होना चाहिए भैया? कस्टम स्लाइड शो। और आप में से जिन्होंने भी एमएस पावर पॉइंट चलाया होगा तो ये किया होगा। जब सामान्यतः आप शुरू करते हैं कंप्यूटर वगैरह सीखना, तो यही सब सिखाया जाता है, ये आपने किया होगा, हो सकता है। 40 केजी भार वाले पिंड को एक मेज पर बिंदु ए से बिंदु बी तक क्षैतिज रूप से गतिमान किया जाता है। इस गति के दौरान गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य कितना है? भाई, ये शिफ्ट 2 का तीसरा न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है।
मतलब 3 न्यूमेरिकल के क्वेश्चन आ गए। इसका ये मतलब नहीं कि अगली बार भी न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन इतने आएंगे, 2-2 3-3। ठीक है, इसका ये मतलब है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, आपको हर चीज के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, अध्यापक जो चीज पढ़ाएं और आप जितना अपनी तरफ से भी मैक्सिमम कर सके करिए। जीके जीएस मतलब महासागर। ठीक है, हाँ, सारे महासागर मिला दीजिए, जीके जीएस के सिलेबस के सामने छोटे हैं। हृदय के विश्राम की अवस्था में तो बहुत बार आपने पढ़ा, सिस्टोलिक डायस्टोलिक आपने बहुत बार पढ़ा है। तो विश्राम की अवस्था में डायस्टोलिक है ना, जब काम कर रहा होता है, जब है ना एक्टिव होता है तो सिस्टोलिक, तो डायस्टोलिक सिस्टोलिक लब डब की आवाज, ये सब ठीक है, आप जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। जिया धड़क 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 जाए, है ना, धड़क मूवी भी देखी हुई आपने। उत्तरोत्तर पोषण स्तर पर कीटनाशक सांद्रता में प्रगामी वृद्धि को क्या कहा जाता है? द प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन पेस्टिसाइड कंसंट्रेशन एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल इज कॉल्ड, क्या कहेंगे? जैव निम्नीकरण कहा जाना चाहिए कि जैव आवर्धन कहा जाना चाहिए। हाँ, इसको क्या कहा जाना चाहिए भैया? ये कहा जाना चाहिए बायो मैग्निफिकेशन। हाँ, ये ठीक है, बायो मैग्निफिकेशन। तो सीधा सीधा है ना, आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से ये जो 50 क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इन 50 प्रश्नों को देखकर आप ये समझे होंगे, और इन प्रश्नों को कराने का हमारा उद्देश्य भी यही है। हमने आपको कल भी कराया था, कल शिफ्ट 1 का कराया था 13 अक्टूबर वाला, आज शिफ्ट 2 हो गया 13 अक्टूबर वाला। तो ये सीबीटी 2 के क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस को समझिए, लेवल समझिए, और इससे मतलब आप समझिए कि ये 20 है तो 19 रहा होगा सीबीटी 1, बस इतनी डिफरेंस था। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डिफरेंट है कि सीबीटी 1 में ऐसा आता है और सीबीटी 2 में एकदम ऐसा आता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, हाँ जी। तो लेवल में 19-20 का डिफरेंस है, और मतलब और ये भी है, लेवल तो आप जानते हैं। ठीक है, जब क्वेश्चन नहीं आता तो पसीने छूटते ही हैं, चाहे सीबीटी 1 हो चाहे सीबीटी 2 हो, तो मेहनत करनी पड़ेगी आपको। बदलते हुए कठिन स्तर के आधार पर हम अपने अनुशासन बैच में भी लेकर चलेंगे चीजों को, और बाकी आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, हमारे साथ लगना पड़ेगा, चीजों को 1 बाय 1 टाइम टू टाइम तैयार करना पड़ेगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ बढ़िया तरीके से, और चीजें अच्छे तरीके से करते रहिए। शॉर्ट नोट्स और नोट्स, 2 नोट्स आपको बनाने हैं। पेड बैच से आप डीपली अच्छे से विस्तार पूर्वक नोट्स बनाएंगे, प्रॉपर फ्लो चार्ट वगैरह का इस्तेमाल करके, और यूट्यूब की प्रैक्टिस क्लास से या इस तरह की क्लासेस से शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। ठीक है, और आइडिया लेंगे कि कैसे क्या चीजें चल रही है, टाइम टू टाइम रिवीजन भी करते रहेंगे। सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि।